नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त तो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। और इस बीच इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत नहीं बन सकी है। दोनों दल कौन? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। और माना जा रहा था कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। इस बीच न केवल इंडिया गठबंधन में तकरार मची हुई है, बल्कि समाजवादी पार्टी भी अपनी अंदरूनी कलह से लगातार जूझ रही है। क्या समाजवादी पार्टी खत्म कर पाएगी अपनी अंदरूनी कलह? और क्या इंडिया गठबंधन में रहते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन पाएगी? आज हम समझेंगे अपने खास मेहमानों से अपनी खास चर्चा में, लेकिन उससे पहले हमारे खास रिपोर्ट भी देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही दिन बचे हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस और सपा में सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई फाइनल बात नहीं हुई। राहुल गांधी जहां यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहे हैं। सोमवार को भी अखिलेश यादव ने एक और लिस्ट जारी कर 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। दरअसल इससे पहले सपा ने 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, जिसमें डिंपल यादव, अक्षय और धर्मेंद्र यादव के नाम भी शामिल रहे। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा सपा मुखिया अखिलेश यादव न्याय यात्रा से थोड़ी दूरी बनाए हैं। सोमवार को एक बयान में अखिलेश ने साफ कर दिया कि जब तक यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन जाती, तब तक राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। दरअसल बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना, लेकिन धीरे धीरे इसके सदस्य दूर होते जा रहे हैं। यूपी में इंडी अलायंस में पहले कांग्रेस, सपा और उसके सहयोगी दल अपना दल, कमेरावादी और आरएलडी थी, जिसमें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़ चुके हैं। अब यूपी में केवल कांग्रेस, सपा और उनकी सहयोगी पार्टी अपना दल, कमेरावादी बची है। इसी बीच अपना दल, कमेरावादी और सपा की नाराजगी की खबरें भी सामने आई। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को पहले 11 सीटें देने की बात कही थी, लेकिन बात नहीं बनी तो 14 सीटों का ऑफर दिया गया। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच सीट बंटवारे पर अखिलेश के बयान पर जयराम रमेश ने अपना प्लान बताया। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। सपा ने कांग्रेस को 17 सीट देने का प्रस्ताव दिया है। सपा यूपी में कांग्रेस के लिए गांधी परिवार का गढ़ रही है। सपा ने कांग्रेस को ऑफर की सीट अमेठी
और रायबरेली लोकसभा सीट के साथ ही वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज, बाराबंकी, कानपुर, झांसी, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस और सहारनपुर की सीट छोड़ने के लिए सपा तैयार है। सपा ने कांग्रेस को 17 सीट देने का प्रस्ताव भले ही दिया हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस और सपा के बीच 3 सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस बलिया, बिजनौर के साथ ही मुरादाबाद सीट भी अपने कोटे में चाहती है। दरअसल यूपी कांग्रेस बलिया सीट से अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उतारना चाहती है, जबकि मुरादाबाद की सीट फिलहाल सपा के कब्जे में है। सपा ये तीनों सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जयराम रमेश को आपने तो सुना, उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन लेन देन का सवाल होता है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी कुछ लेना चाहती है, लेकिन बदले में कुछ देना भी पड़ता है। जयराम रमेश ने पिछले 2 दिनों से तल्ख तेवरों के साथ सपा के बीच दावा किया कि सपा और कांग्रेस दोनों ही दल गठबंधन को लेकर सकारात्मक है। उन्होंने सीटों का मसला जल्द सुलझाए जाने के संकेत भी दिए। इधर जयराम रमेश का बयान अखिलेश के उस बयान के ठीक अगले दिन आया, जब सपा प्रमुख ने 2 टूक कर दिया कि वो राहुल गांधी की यात्रा में तब शामिल होंगे जब बात फाइनल होगी। अब देखना खास होगा कि जयराम रमेश जिस लेन देन की बात कर रहे हैं, उसके तहत कांग्रेस क्या ले पाती है और क्या दे पाती है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच क्या गठबंधन टूट गया है? उत्तर प्रदेश में जो एक साथ लड़ने की बात कही जा रही थी, क्या वो अब जो उम्मीदें लगाई बैठी थी दोनों पार्टियां, वो उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं क्या? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। सुमित सोनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अभिमन्यु त्यागी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं चर्चा की। अभी जयराम रमेश जी को आप सुन रहे थे, कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है पार्टियों को, लेकिन यहां पर तो सभी लेने की फिराक में बैठे हुए, देने की फिराक में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या अब माना जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा हो गई हैं? देखिए योगेश जी, सबसे पहले तो ये बात साफ जाहिर हो रही है कि जो हमारे पार्टी के नेता हैं जयराम रमेश जी, और उनका जब बयान आ गया है तो स्पष्ट है कि हमारा अलायंस है। और दूसरी बात, हमारे आला कमान है, इंडिया अलायंस की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अलायंस है। तो इस मुद्दे पर तो मुझे लगता है कहीं कोई बात आगे की नहीं कहनी चाहिए। आपने कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सभी नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि अलायंस है। किसी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की संयुक्त बैठक का आप जिक्र कर दीजिए जो अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बैठक की हो, या कोई एक ऐसा प्रोग्राम का नाम बता दीजिए कि जब से ये अलायंस बना है तब से कोई प्रोग्राम संयुक्त रूप से किया गया हो। योगेश जी, 5 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी दल की एक कमेटी बना रखी थी समाजवादी पार्टी ने, और वो लगातार संपर्क में कांग्रेस पार्टी की जो एक कमेटी बना रखी थी उन लोगों के साथ। इंडिया की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अलायंस की, वो लोग भी साथ में बैठे हुए हैं। और लगातार एक दिन की ये प्रक्रिया नहीं है, लगातार चर्चाएं, लगातार इसके बारे में जो भी समीक्षाएं हैं, वो सीट शेयरिंग के जो भी फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं उस बारे में मंथन चल रहा है। और देखिए, अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी इसलिए भी है क्योंकि अभी तो बिहार में भी हमारा गठबंधन है, वहां लालू जी है गठबंधन में हमारे साथ, महाराष्ट्र में भी गठबंधन है। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कहीं कुछ बातें आ रही है। 28 दल थे हमारे साथ, 28 में अब 2 दल चले गए, तो वो 2 दल के बाद आज हमारे साथ 26 दल है। 26 दलों में कहीं कोई आपस में, अगर कहीं कोई आपस में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई विवाद हो तो वो छोटा मोटा अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी के साथ है। और हमें लगता है कि ये जहां दल होते हैं आपस में, जैसा हमारा नेता जयराम रमेश जी ने कहा, तो आपस में जो लिया जाता है कुछ तो दिया भी जाता है, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। चलिए, कौन ले पाएगा, कौन क्या कुछ दे पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए ही मुझे लगता है कि बात हुई होगी, और तभी अखिलेश यादव जी ने एक पिछले दिनों ट्वीट किया था 11 सीटों को लेकर के कांग्रेस के लिए। अब क्या वजह रही कि कांग्रेस उस बात को नहीं मानी? कहां पर यह कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया? देखिए पांडे जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं जो हमारा जो गठबंधन है वो किस लिए एक हुआ है।
ये भी देश को पता है कि देश को बचाने, लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना था। और जो हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की लड़ाई और जाति जनगणना, ये हमारे लिए बड़ा विषय है। और इस विषय पे लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। और माननीय राहुल जी ने भी कई मौके पे जाति जनगणना की बात पूरे देश में कहने का काम करा है। तो समान मुद्दे होते हैं, समान विचार होते हैं, तो सीटों का बंटवारा कोई बड़ा विषय नहीं है। सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ा सब्जेक्ट प्रोफेसर मोहन भास्कर जी यही है, सीटों का बंटवारा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग ही कह रहे हैं, जो दल इसमें शामिल रहे हैं वो दल कह रहे हैं कि अगर सीटों के बंटवारे को लेकर के शुरुआती दौर में ही चर्चा हो जाती तो आज इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर सामने आ रही है शायद ये ना होती, कुछ और बेहतर होती। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप लोग ही कह रहे हैं। पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के राजभर जी ने कल क्या कहा आपने सुना? उन्होंने कहा कि मैं तो आज चुनाव होने ही नहीं दूंगा जब तक मुझे मंत्री नहीं बनाएंगे। हमारे यहाँ तो ये इस तरह की स्थिति है नहीं। अरे वो तो दावा ये भी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है। उनका आज का बयान नहीं सुना क्या आपने? उनका देखिए, हमारी तो संवेदना उनके साथ है। एक वृद्ध व्यक्ति है, उसकी सांसें फुला दी भारतीय जनता पार्टी ने। कहा योगी जी, कहा अमित शाह, चक्कर लगाते लगाते होली गई, दिवाली गई, नया साल। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा करना चाहिए? वो हमारे देश के बुजुर्ग हैं, ऐसा करना चाहिए व्यवहार? ये कोई व्यवहार है? अच्छा व्यवहार है? और वो तो आप कल चुनाव आयोग को भी चुनौती दे रहे हैं। चलिए अच्छा, मोहन भास्कर जी, आपने उनके प्रति बड़ी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए क्या आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा करना चाहिए क्या कि जो आरोप आप स्वामी प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं कि आप रास्ते भटक गए हैं, उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ भी काम किया, अखिलेश यादव के साथ भी काम किया, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की राह पर नहीं चल रहे हैं, अब वो भटक चुके हैं अपने रास्ते से, अब इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जनता की अदालत में खारिज होने के बाद इस देश के सबसे बड़े मन के नेता माननीय अखिलेश यादव जी एमएलसी बनाते हैं, 8 विधायकों की पार्टी को राज्यसभा देते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी तो देना जानते हैं, वो तो हाथ को ऊपर रखते हैं। हमेशा उन्होंने हाथ ऊपर कर रखने का काम करा। और लोग आते हैं, उन्होंने कल कहा, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि लोग आते हैं, लाभ लेते हैं, चल देते हैं। तो चलिए, कौन लाभ ले रहा है जरा सुनवा देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, फिर उसके बाद आप बताइए कि कौन लाभ ले रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लाभ लिया या समाजवादी पार्टी ने उनसे लाभ लिया? जरा स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनाइए। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था, वो खांटी समाजवादी नेता थे। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। भुवन भास्कर जी, आपने सुना, समाजवादी विचारधारा के विपरीत आप जा रहे हैं और नेताजी की जो विचारधाराएं थी उसका भी अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। पतझड़ आता है, सूखे पत्ते गिर जाते हैं, हरे पत्ते नहीं आ जाते। तो जो लोग लगातार आप ही के चैनल में, कम से कम मैंने 50 बहस करी, आप कहते सनातन को गाली देने वाले, आप लोग पता नहीं कितने आरोप आप जैसे पत्रकार लगाते थे, और आज उनका महिमा मंडित करने लगे। नहीं, मैं महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, महिमा मंडन तो आप कर रहे थे। कल भी आपके सहयोगी हमारे साथ बैठे हुए थे चर्चा में, वो बड़ा महिमा मंडन कर रहे थे कल कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मना लिया जाएगा, वो घर की बातें हैं, घर में नाराजगी चलती है, 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। और आज आप कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान कर रहे थे। अखिलेश यादव ने तो एक भी बार नहीं कहा कि नहीं भाई ये गलत किया जा रहा है। मनोज पांडे ने जब उधर से हमला बोला तब स्वामी प्रसाद मौर्य की आंखें खुली और उन्होंने इस्तीफे का यह दौर जारी किया गया। उधर आपके दूसरे विधायक अमेठी से आप हल्ला बोल रहे हैं, तब तक तो अखिलेश यादव की तरफ से कुछ सफाई नहीं दी गई। पांडे जी, आप जो समाजवाद की परिभाषा मौर्य जी बोलने का काम कर रहे हैं, वो समाजवाद की परिभाषा नहीं है। समाजवाद का जो परिभाषा है वो ये है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान करने का काम करें। वो माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। सबको बड़ा मन लेकर के अपनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। बड़ा मन करके एमएलसी से एमएलए की सीट हार गए थे, फिर भी सम्मान देने का काम करा, उनकी उम्र के हिसाब से उनके सम्मान देने का काम करा। उनका इतिहास तो पहले भी उन्होंने पार्टी बनाई थी, उसका असर भी देश ने देखा है क्या हुआ।
और विभिन्न पार्टियों का उनका अनुभव है, लोकदल का, कांग्रेस का, बसपा का। हाँ, ये बात तो सपा कह का, ठीक है, वो भाजपा कोई का। ऐसी पार्टी नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने ना जिसका टेस्ट ना उन्होंने चखा हो। चलिए और पांडे जी, धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि आपने कम से कम मेरी एक बात पर नहीं सहमति नहीं, करी, हम इसके बात लिए पे आभार स्वीकार, जो आपका। सच है वो सच है, जनता के सामने फैक्ट रखने में आप क्या मेरे दिक्कत छोटे भाई, भाई हो, जो हम रख रहे हैं आपने लगातार। मेरा ठीक है सुमित जी। सोनी जी, क्या आपको ये लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो हालात अब बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इंडिया एक बार फिर से यूपीए में तब्दील होता नजर आ रहा है क्या? देखिए, ये आज की कोई नई बात नहीं है। जिस दिन से इंडिया गठबंधन का इन्होंने एक, ये मैं कहूंगा, प्रोपोगंडा रचा है, उसी दिन से इनके तमाम जो लीडरशिप है अलग अलग संगठनों की, उनके बीच एक मत, एक राय नहीं बन पा रही है अभी तक। ये तो सीटों के बंटवारे को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा उसके बारे में इन्होंने कोई मतलब डिसाइड नहीं किया है। प्रधानमंत्री के लिए इनका चेहरा कौन होगा वो इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। अभी तो इनके साथ देखिए, अभी अब्दुल्ला जी है कश्मीर से, वो अलग भाषा में बातें कर रहे हैं, ममता जी अलग भाषा में बातें कर रही हैं, अखिलेश जी अलग भाषा में बात कर रहे हैं, नीतीश जी छोड़ के जा चुके हैं। मतलब अलायंस कहीं है ही नहीं। ये मैं बता दूं, शुरू से ही कुछ नहीं था। 10 लक्कड़ बग्गे मिलकर शेर का शिकार करने की योजना बना रहे थे, जो कि इनकी क्षमता से परे है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जनता ने अपना मत लेकिन बना सुमित दिया। जी, आप भारतीय जिन्हें जनता लकड़ पार्टी बग्गे कह रहे हैं, आप जो ये बात कह रहे हैं कि कुछ नेता जो है एक साथ आए और शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, 2004 की भी तस्वीर आपको याद होगी। उस दौरान जब यूपीए बना, किस तरीके से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। ये भी तस्वीर तो फिर हमें याद करनी पड़ेगी ना। देखिए, मैं आपको बताता हूं, वो आप 2004 का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर राजनीति के आयाम बदल चुके हैं योगेश जी। आज वह पहला 2014 का भारत नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं, आज के दिन हमने जनता के मन को, विश्वास को जिस तरह से जीता है, आप बाजार में, समाज में जाके किसी बच्चे से पूछ लीजिए, मोदी का विकल्प पूरे ये विपक्ष में, पूरे इनके गठबंधन में कोई भी विकल्प इनके पास में नहीं है। क्योंकि हमने काम करके और हमने एक उदाहरण जो पेश किया है, लोगों का मन हमने जीता है, लोगों का विश्वास हमने जीता है। मोदी का कोई दूसरा विकल्प पूरे इंडिया अलायंस या किसी भी अन्य पार्टी में नहीं है योगेश। चलिए ये बड़ी बात आप कर रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है मोदी का। और आप जो जनता का विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं, क्या विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा नेता आएगा जो जनता के बीच में अपनी बातों को सार्थक तरीके से रख पाए और जनता के विश्वास को जीतने में कामयाब रहे, ताकि आपके सामने जो आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, वो चुनौती विपक्ष का कोई नेता दे सके? आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, यहां पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन लगातार जो बातें कही जा रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कि जब राहुल गांधी की यात्रा अमेठी और रायबरेली में प्रवेश करेगी तो उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं और वजह बताई जा रही है सीट बंटवारे में सहमति न बन पाना। अभिमन्यु जी, रुख आपका करेंगे। इस सियासी चक्रव्यूह में कांग्रेस रूपी अभिमन्यु कैसे निकल पाएगा, कैसे भेद पाएगा सारे द्वार को? बिल्कुल फंसता हुआ नजर आ रहा है ये अभिमन्यु। तो देखिए योगेश जी, अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। वो न्याय के लिए है, जो अन्याय लोगों पर हो रहा है उसमें न्याय ढूंढने के लिए, न्याय तलाशने के लिए, न्याय के हक के लड़ने के लिए निकले हैं। चाहे वो नौजवानों के लिए जो अन्याय हो रहा है, रोजगार मांगते हैं, उनको लाठियां मिलती हैं, चाहे किसान मजदूर के लिए जिस तरह से मोदी सरकार ने वादा किया था कि आमदनी दुगनी करेंगे, वो दुगनी नहीं हुई। महिला के लिए न्याय और तमाम उन व्यापारी के लिए न्याय, तमाम उन लोगों के लिए न्याय जो देश के बासिंदे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में इस समय कांग्रेस पार्टी का फोकस भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अरे अभिमन्यु जी, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, आप कह रहे हैं न्याय यात्रा है,
आपकी पार्टी में यानी जो विपक्षी दल है उनमें उन नेता खुद कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है राजनीतिक दल के अंदर, आपके नेता एक एक छोड़ करके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल पा रहा पार्टी के अंदर। उधर समाजवादी पार्टी में उनके जो सहयोगी दल हैं, हम पल्लवी पटेल का जिक्र करें, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करें, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि पार्टी में उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। जितने भी विपक्षी दल शामिल हैं इस इंडिया गठबंधन में, सभी के नेता तो यही आवाज गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। पहले आप अपने अंदर तो न्याय दीजिए, अपने नेताओं को तो न्याय दिलाइए। योगेश जी ऐसा है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, जो विचारधारा पे टिकेगा वो रहेगा, जो विचारधारा पे नहीं टिकेगा वो चला जाएगा। तो ये लंबी लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो हर कोई नहीं टिक के लड़ सकता, हम समझते हैं। तो कुछ मजबूरियां रही होंगी, लोग जो जाते हैं, लालच होता है, डर होता है, चारों ओर जिस तरह से ये भय का माहौल बनाती है सरकार, तो वो सरकार का भय के माहौल में आ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, तो ये जो कांग्रेस में नेता शामिल हो रहे हैं, जब लोग विपक्ष में होते हैं, अभिमन्यु जी सुनिए तो भय का माहौल आपने जिक्र कर दिया, अच्छा कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता जो उनका समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं, इनको किस बात का आप भय दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं, कैसे डरा रहे हैं? देखिए योगेश जी, हमारा स्पष्ट तौर पर कहना है कि जहां इंडिया अलायंस लड़ रहा है, वहां चाहे कांग्रेस है चाहे कहीं समाजवादी पार्टी है, तो हम सब एक हैं। विपक्ष में है कोई इधर से उधर जा रहा है। देखिए, आपसे सवाल मैंने कुछ और पूछा, आप कुछ और बता रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो तोड़ करके पिछले दिनों आप लेकर के आए, और जो आगे भी मुझे जानकारी है जो सूत्रों के हवाले से की चर्चा है कि कुछ और नेता आ सकते हैं समाजवादी पार्टी के कांग्रेस में, उनको क्या डर दिखा रहे हैं? सवाल ये है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से बना दिया, तो आप देखें किस तरह से इस सरकार के मन में डर है। वो बेईमानी करा के भी चुनाव जिता सकता है, वो झारखंड में सरकार भी गिरा सकता है। तो वो लालच में जिस तरह से विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं, कहीं सीबीआई पहुंचा रहे हैं, कहीं ईडी पहुंचा रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने तो उन चुनौतियों से लड़ने के लिए जवाब ले लेते हैं सुमित जी। देखिए योगेश जी, आप 2004 का उदाहरण दे रहे थे, तो मैं आपको बता दूं 2014 में जो टोटल वोट काउंट रहा 66.1% था, जो कि उस समय का ऐतिहासिक था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और उसके अंदर हमारा जो टोटल वोट शेयर था वो 31.4% था योगेश जी। उसके बाद 2019 में जब चुनाव हुए तो रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा, और टोटल जो मतगणना जो है वो 66% से बढ़कर 67.4% पर चली गई, और उसमें हमारा वोट प्रतिशत फिर एक बार बढ़ के 37.4% पर आ गया हमारा वोट शेयर योगेश। यानी कि निरंतर आप देखेंगे 2014 से न सिर्फ लोग वोट की अपनी भागीदारी, अपने वोट का जो उनका अधिकार है, जो उसकी शक्ति है, उसको पहचान रहे हैं, बल्कि लगातार बीजेपी लोगों के अंदर वो विश्वास कायम करने में और बनाए रखने में विजयी रही है, जिसका नतीजा है कि आप माहौल आज के दिन आप देश में देख रहे हो 2024 क्लियर, मतलब कोई नहीं है टक्कर में, 400 पार बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन से इंडिया अलायंस बना है, इनके तमाम नेतागण पकाए हुए, उसी दिन से बौखलाए हुए हैं। इन्होंने ये प्रपंच रचा और मतलब मार्केट के अंदर ये ढिंढोरा पीटा इंडिया अलायंस का, लेकिन जब इनको दांव अपना पासा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, तो एक एक करके सभी नेता पांव पीछे खींच रहे हैं। पहले नीतीश जी निकल गए, अभी अब्दुल्ला जी, और उधर से ममता जी अलग अलग भाषा में बातें कर रहे हैं। अभी अखिलेश जी का आप देख रहे हैं, यहाँ इनका भी करता नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि इन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इनकी चुनावों से पहले ही विफल होती दिखाई दे रही है। कोशिश विफल होती नजर आ रही है। अभिमन्यु जी जवाब दीजिए, उसके बाद आते हैं भुवन भास्कर जी के पास। देखिए, पहले तो सुमित जी ने ये कहा था, जो कांग्रेस के, जो इंडिया अलायंस के जो हमारे पार्टनर दल है, उन पर टिप्पणी करी थी। मैंने याद दिला दूं, हमारे 28 दल थे, आज 26 दल रह गए हैं। लेकिन आपके कितने दल हैं? आप पार्टनर्स के लिए क्या सोच रखते हैं? आपके 38 दल थे, आज 40 दल रह गए हैं। तो आप सम्मान की भाषा अपने साथ वाले दलों के लिए इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा बेहतर है। चाहे बेशक छोटे दल है, पर काम के तो हैं, मित्रता में काम तो आ रहे हैं, आपको सत्ता प्राप्ति तक ले जाने का काम तो कर रहे हैं। तो हमेशा जो सहयोगी दल है उनके लिए टिप्पणी और सोच भी अच्छी रहनी चाहिए। अब देखिए, मैं जैसा कि हमारे साथी भाजपा के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि लगभग 37% वोट शेयर इनको मिला, तो मैं ये कह देना चाहता हूं, इंडिया अलायंस के पास जो
विरोध का, जो विपक्ष का जो वोट शेयर है, जो भाजपा के खिलाफ गया वोट, वो 63% था। आज हमारे साथ 63% वोट शेयर साथ है, इनके साथ 37% वोट शेयर, और वो वोट शेयर जो है वो लगातार उसमें इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इन्होंने वादे किए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी हर साल, वो 20 करोड़ होता है रोजगार, लेकिन उल्टा 12 करोड़ रोजगार लोगों के घट गए। लगभग 46% जो ग्रेजुएट्स हैं देश भर में, उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब हमें रोजगार मिल भी सकता है। चलिए, रोजगार को लेकर के आप ये सवाल उठा रहे हैं और वोट परसेंटेज पर आप सवाल उठा रहे हैं, उसको हम समझेंगे भुवन भास्कर जी से, लेकिन भुवन भास्कर जी के पास हम आए उससे पहले दरअसल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने मेहमानों के पास जाएं, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवाते हैं। हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। पंजाब में सोचेंगे दोबारा से? नहीं, वो स्ट्रैटेजी जीतने की स्ट्रैटेजी है, आप उसमें चिंता मत करो, उसमें जीतेंगे। अभी कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं और काफी अंतिम स्टेज पे बाकी चीजें पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी अनाउंस होगा उनके साथ गठबंधन। पंजाब का क्लियर कर दिया, बाकी सारी चीजों पे बात हो रही है, बाकी सारे स्टेट्स में बात हो रही है और कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं। काफी अच्छी बातचीत चल रही है और काफी एडवांस्ड स्टेज पे है। बहुत से आपके साथी हैं जो इंडिया अलायंस की बस में चढ़े तो थे, लेकिन धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सबका अपना अपना वो है। आपको लगता है कि उनको देख आज के जो रिजल्ट उनको उम्मीद जगी होगी और वो वापस आ सकते हैं? जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उन सब लोगों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। सर, आप लगता है लार्ज स्केल लोकसभा के समय ये अपोजिशन को, इंडिया ब्लॉक को डर है जिस तरह का कुछ दिनों में घटित हुई है चीजें? देखिए, ईवीएम को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। जब मैंने बताया कि मल्टीपल स्टेजेस हैं, पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़ी करते हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए ईवीएम के गड़बड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्ट्रेंथन नहीं किया। तो ईवीएम के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ईडी है, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई है, सीबीआई छोड़ देते हैं, उसे भी कोई नहीं माने, पैसे फेंकते हैं उसकी तरफ, उसके बाद ये एमएलए और एमपी तोड़ देते हैं। इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे खतरे में, और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसकी जनता कहां जाएगी? जनता अपना घर बैठे, वो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसका मैं डिटेल्स पता करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता लीगल क्या पोजीशन है। मेयर, डिप्टी मेयर पैसे की गड्डियां फेंकते हैं उनकी तरफ, सब तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। चुनाव करा वो भी दोबारा ये जनतंत्र। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी राजनीतिक दलों को इंडिया गठबंधन में एक साथ आना पड़ेगा, और जो भी राजनीतिक दल ये चाहते हैं वो एक साथ आए। देश को बचाने का उन्होंने कहा, जिक्र किया, संविधान को बचाने का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जिन राजनीतिक दलों को गलतफहमी है कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है, तो वो गलतफहमी है। दरअसल एक साथ आने पर, इंडिया गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ने पर बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। भुवन भास्कर जोशी जी का हम सीधा रुख करेंगे। भुवन जी,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, हालांकि आप सुन रहे थे, लेकिन इससे पहले चर्चा हो रही थी 37 और 63 की, जो परसेंटेज का जो जिक्र किया जा रहा है, 63% का जो जिक्र किया परसेंट वोट बैंक का अभिमन्यु जी ने, सवाल तो यही उठता है। इसीलिए तो आज इस बात को लेकर के हमने चर्चा रखी, आप लोगों को यही तो बुलाया कि आप लोगों की यूनिटी तो हो ही नहीं रही है, तो जो 63 का दावा कर रहे हैं वो 63 एक साथ आएगा कैसे? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी है 2024 में ये डरी हुई है इसलिए कि जो जो वादे करके ये जनता के बीच में आए थे, चाहे वो काले धन का वादा था, काला धन तो छोड़िए, सफेद धन विदेश चला गया। इसके साथ साथ इन्होंने वादा करा था कि 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब नहीं दे पा रहे। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की किस्मत जो है लुट गई, मैनपुरी में लुट गई, इनके यहाँ बनारस में माननीय मोदी जी कॉन्स्टिट्यूंसी में लुट गए, और लुटेरे कोई और नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते। और कानपुर में देखिए क्या माँ बेटी के साथ हुआ, देश की पहलवान बेटियों के साथ इनके सांसद ने क्या करते करा। ये पूरा जो जो वादे इनके थे सारे, चाहे किसानों की आय का दुगनी का था, किसानों की हत्या कौन करता है? अब तो क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं होती, आतंकवादी की आवश्यकता नहीं होती, गृह मंत्री का बेटा ही निकल जाता अपनी थार लेके, किसानों की हत्या कर देता। 750 किसानों की हत्या हो गई इनके शासनकाल में। आतंकवादी, खालिस्तानी, क्या क्या शब्द जिसको जय जवान जय किसान कहा गया था। तो निश्चित तौर पे आज जो वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, किसानों का वर्ग है, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी का अंत करना चाहते हैं और निश्चित तौर पे इसीलिए घबराए हुए हैं। और जिन जिन पर इन्होंने आरोप लगाए उन सबको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार की एक नई वॉशिंग मशीन देश में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में उसका उदय हो चुका है। और जो जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो आप चौहान साहब हो, अशोक चौहान जी हो, चाहे वो आपके पवार साहब हो, अजीत साहब पवार साहब हो, सबको ले आए अपने साथ और कह रहे कि आप इनके भ्रष्टाचार के दाग अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पे आज इसलिए घबराए हुए हैं, सबको जोड़ तोड़ के, धमका के, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जितने हैं ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, वही बात अभी अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे। लेकिन जो घबराहट है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कहाँ नजर आ रही है? हमारे बीच में कोई घबराहट नहीं है। नहीं तो अखिलेश यादव ने कहा ना कि अखिलेश यादव ने तो कहा था कि हम इस यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, तो फिर अब ये क्यों खबरें आ रही हैं कि वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं? तो ये घबराहट कहाँ पर? उन्होंने मना कहाँ करा है? उन्होंने कहा है कि देखिए, जनता के बीच में जनता उत्सुक है जानने को कि जहां पर जब दोनों नेता इकट्ठे हो तो उससे पहले सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं का उत्साह चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। जो 30 करोड़ उत्तर प्रदेश आशा भरी नजरों से माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है, कांग्रेस के गठबंधन को देख रहा है, तो वो उनको जवाब दे। हम लोग जवाब दे लोग हैं। 30 करोड़ लोगों ने विपक्ष का नेता बनाया है। 125 विधायक हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आए, तो इनको जवाब देना है, सबको जवाब देना है, तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जवाब देते देते आज राहुल गांधी का एक बयान सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश में जो युवा है वो शराब पी करके डांस कर रहा है, नाच रहा है। अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश के युवाओं को राहुल गांधी ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा क्या शराबी है? उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान कर रहे हैं। अब ये बड़े सवाल उठाने लगी बीजेपी। अभिमन्यु जी, आवाज आ रही है आपको? जी दोबारा पूछिए सर। राहुल गांधी का बयान सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में जो युवा है वो शराब पी करके डांस कर रहा है। बीजेपी कह रही है अब उत्तर प्रदेश का ये अपमान किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमानित किया जा रहा है, उनको शराबी बताया जा रहा है। देखिए योगेश जी, उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ जो नौजवान हैं और उन नौजवानों में सरकार ने कहा था, योगी सरकार ने कहा था हम रोजगार देंगे। इनके 5 साल की सरकार के दौरान 5 लाख इन्होंने नौकरियां दी। अब इन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट कराएंगे, उसके बाद नौकरियों का ये कोई आंकड़ा नहीं दे पाए। आज नौजवान नौकरी मांगता है, उनको अग्निवीर मिलता है। नौजवान कोई पर्चा भरता है, बाद में वो पर्चा ही लीक हो जाता है। नौजवान बताइए जाए तो जाए कहाँ? सुबह 4 बजे दौड़ लगाने वाले नौजवान जब फौज में भर्ती होने के लिए निकलता है और बाद में फौज में भर्ती होता है तो अग्निवीर जैसी नौकरी से उसकी हताशा मिलती है। तो जो नौजवान है उसके पास कोई भविष्य इस समय तो है नहीं। तो उस पर यह बात जो कही गई है कि 20 करोड़ रोजगार की जो बात है वो 12 करोड़ घट गए। जो रोजगार की बात है कि 45% बेरोजगार जो है वो ग्रेजुएट्स हैं। 88% देश भर में जो, अरे तो रोजगार नहीं तो शराब भी पीने के लिए तो पैसे लगेंगे ना। जब उसके पास पैसे होगा तब तो और शराब खरीदेगा, तब तो पिएगा। तो घर के पैसे हैं।
आप देखिए लॉकडाउन में, आपको अगर याद हो, लॉकडाउन में क्या हुआ था? लॉकडाउन में शराब के ठेके खुले हुए थे, बाकी सब चीज बंद थी। ये सरकार राजस्व पे लग रही थी, खुद लगी हुई थी कि शराब ज्यादा पी जाए। तो सरकार की योजना है वो किसको किस तरफ को लगाया जाए, पद बांटने में लगा दिया जाए, मंडल कमेटी से लेकर अपनी जो वार्ड की कमेटियां उसको बढ़ने पे लगा दे, या नौकरी देने के काम पे लगा दे, वो धार्मिक नारों पे लगा दे सरकार, या वो चलिए कौन किस काम पे लगा हुआ है, ये राजनीतिक दल सभी नियत खुद है ना। ठीक है, किसकी नियत कितनी खोटी है, आप जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर, जनता को ये तय करना है। और नियत पर भी सवाल यहाँ पर उठने लगे हैं राजनीतिक दलों में, राजनीतिक के दलों के अंदर से, उनके खुद के नेताओं की तरफ से। उसको कैसे राजनीतिक दल सुधार पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है और देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो सियासी चर्चाएं हो रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन टिक पाएगा, अब सवाल ये और गहराता जा रहा है, क्योंकि जब अखिलेश यादव की जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है, अभी तक फिलहाल अखिलेश यादव नजर नहीं आए इस राहुल गांधी की इस यात्रा में। सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन में अब अखिलेश यादव रहेंगे या फिर वो भी बाहर हो जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24 न्यूज़। नमस्कार।